जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल एम क्लासेज पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस वीडियो के अंदर आप सभी बच्चों को क्लास 12th विषय बच्चों आपका होने वाला है भौतिकी, यानी कि फिजिक्स का आपको जो झारखंड बोर्ड ने मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है उसका आपको कंप्लीट बच्चों सॉल्यूशन करवाने वाला है। एक भी क्वेश्चन बच्चों हम नहीं छोड़ेंगे इसका, जिसका आपको हम सॉल्यूशन नहीं देंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो। वीडियो बच्चों कुछ लंबा होने वाला है, लेकिन यह है यदि आप इस मॉडल प्रश्न पत्र को पूरा समझ लेते हो तो फिर आप ये समझ के चलिए कि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी तरह से हो जाएगी। और साथ के साथ दोस्तों इसका जो मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं आपको मॉडल प्रश्न पत्र का, इसका आपको मैं एक पीडीएफ देने वाला हूं। पीडीएफ बच्चों आपको जो मिलने वाला है वो फ्री में मिलने वाला है। पहली बात तो किन बच्चों को ये मॉडल प्रश्न पत्र का जो सॉल्यूशन है उसका पीडीएफ फ्री में मिलेगा, जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। साथ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चों, उसको आपको ज्वाइन करना होगा। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि जैसे आपका ये मॉडल प्रश्न पत्र हम सॉल्यूशन करवा देंगे तो इसका जो पीडीएफ होगा सॉल्यूशन का वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा। इसीलिए आप इस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। हालांकि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। और गैस पेपर लेने के लिए हमसे संपर्क आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर कर सकते हो। गैस पेपर बच्चों ऐसा देंगे आपको, करने के बाद मजा ही आ जाएगा, डायरेक्ट आपका एग्जाम में टकराने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि बच्चों आपको ये मॉडल प्रश्न पत्र का जो सॉल्यूशन यदि अच्छा लगे ना तो वीडियो को दबाकर शेयर करना, ताकि जो आपके फिजिक्स का मॉडल पेपर होने के बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ के हम मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन ला सके। हम आपका रिस्पांस देखेंगे, आपका कैसा रिस्पांस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सेशन को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है विच वन ऑफ दी फ्लोइंग चार्ज इन पॉसिबल, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वही आवेश संभव होता है जिस आवेश का जो मान है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, एक पूर्ण गुणज हो। यानी कि जो n की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, आपकी पूर्ण गुणज आनी चाहिए। पूर्ण गुणज का मतलब है एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है दोस्तों एक कंप्लीट नंबर आना चाहिए, पॉइंटों में नंबर नहीं आना चाहिए। यानी कि आपको n का मान निकालना होगा, और जिसमें n का मान पॉइंटों की संख्या में नहीं आएगा वो आवेश आपका संभव होगा। देखिए यदि आप पहले ऑप्शन को करते हो ना तो फॉर्मूला यहां अप्लाई करना पड़ेगा आपको, Q बराबर में NE। n का फॉर्मूला बन जाएगा Q बटा में E। अब ये भी आपका Q कह रहा है कौन सा आवेश संभव है, ये भी Q का मान है, ये भी और ये भी। यदि हम मान के चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को यहां पर रखते हैं Q के स्थान पर, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश। बच्चों घातों से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि नीचे की जो पावर है घात वो माइनस की 19 है, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। सब में हम माइनस की 18 है, यहाँ माइनस की 19 है, यहाँ माइनस की 19 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, देखो अब 5.8 में हम भाग देंगे 1.6 का तो पूरा बच्चों नहीं जाएगा, पॉइंटों में आएगा। इसीलिए ये आवेश आपका संभव नहीं है। बात करें हम पहले सी ऑप्शन की बात करते हैं, 4.5 रखोगे आप यहाँ पर, गुणा 10 की घात माइनस 19, नीचे बच्चों 10 घात माइनस 19 आएगी, 1.6 आपका आगे आने वाला है। पावर से तो पावर कट जाएगी, लेकिन 4.5 में आपका भाग नहीं जा पाएगा 1.6 का, तो ये भी आवेश संभव नहीं है। उसी प्रकार डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आवेश आपका संभव होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड E, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। आपसे कह रहा है एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल होगा। यानी कि आपको बल का मान बताना है, आवेश आपका Q है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। तो बच्चे फॉर्मूला बन गया बल का, F बराबर क्या हो जाएगा आपका QE। तो देख सकते हो आप कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन पैरेलल कनेक्शन, देन द इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस विल बी, यानी कि प्रत्येक धारिता C के 3 संधारित्र समांतर कनेक्शन में जोड़े जाते हैं तब तुल्य धारिता होगी। देखो 3 संधारित्र हैं, कौन से क्रम में जोड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, ये आपको कुछ इस प्रकार से आपका कनेक्शन है, राइट। इसकी धारिता भी C है, इसकी भी C है, इसकी भी C है। तो समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहा है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? तीनों धारिताएं ऐड हो जाएगी भाई, C+C+C यानी कि 3C आपका राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स फॉर गॉसियन सरफेस डेट इनक्लोज द 3 चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस इज गिवन। Q1 का मान आपको -14 नैनो कूलम है, Q2 का मान आपको 78.85 नैनो कूलम दिया हुआ है, Q3 का मान आपको -56 नैनो कूलम दिया हुआ है। हिंदी की बात करते हैं, गॉसियन सतह जो 3 आवेशित कणों को निर्वात में घेरता है के लिए विद्युत फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स में होगा। दिया गया है आपको आवेश की वैल्यू। देखिए क्या है बच्चों, एक गाउसीय आपका सतह है जिसके अंदर आपके Q1, Q2 और Q3 आवेश उपस्थित है। तो इस गाउसीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा उसका आपको मान बताना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई E बराबर सिग्मा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q होता है उपस्थित कुल आवेश। तो कुल आवेश आप कैसे निकालोगे? सिग्मा क्यू कैसे निकालोगे भाई? सभी आवेशों को आप जोड़ दोगे, सभी आवेशों को आप चिन्ह सही जोड़ोगे, क्योंकि आवेश कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि, इस वजह से। तो आप क्या करोगे? Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। Q1 का मान कितना है? -14 नैनो कूलम प्लस Q2 का मान 78.85 नैनो कूलम प्लस और Q3 का मान है -56 बच्चों नैनो कूलम। अब देखिए -14 और -56 ये तो हो जाएगा आपका -70 नैनो कूलम प्लस 78.85 नैनो कूलम। यदि आप इनको ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 8.85 नैनो कूलम। ये आपका आएगा कुल आवेश। फॉर्मूले में रख दीजिए 8.85 नैनो कूलम। एप्सिलॉन नॉट होता है आपका निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 10⁻⁻², राइट। अब देखिए नैनो है, नैनो को आप चेंज कर सकते हो बच्चों, करना पड़ेगा आपको नैनो को चेंज। नैनो का मतलब है -9, 10⁻⁻9। और ये कूलम चल रहा है आपको बटे में, यहां से तो आपको मात्रक निकल ही आएगा बच्चों, इसको तो चाहे आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो 8.85 10⁻12 ये तो आपका कट जाएगा, सेम है। ये आपका ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 बन जाएगा, लेस होगा तो 10 की घात क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस C when it is a complete filled with a dielectric of dielectric constants 5, the percentage increase in the capacitance will be। यानी कि आपसे पूछ रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C है, जब इसे 5 विस्वाहक स्थिरांक वाले विस्वाहक से पूरी तरह भर दिया जाता है तो धारिता में प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए बच्चों क्या हुआ, ये आपका संधारित्र है, पहले निर्वात में इसकी धारिता कितनी थी? C। अब आपने क्या किया, इसके अंदर भर दिया माध्यम, पूरा माध्यम भर दिया और उसका परावैद्युतांक कितना है? 5 है। तो जब आप किसी भी संधारित्र के अंदर माध्यम भर देते हो तो माध्यम धारिता आती है Cm, उसका फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R
अपॉन में डी। और जो निर्वात में धारिता आती है उसका फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो यहां से देख सकते हो आप ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसको तो हम क्या कह सकते हैं भाई, सी कह सकते हैं। तो सीएम जो है वो सी डॉट में सी आर हो जाएगा, एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर सॉरी एप्सिलॉन आर हो जाएगा। सी क्या है, निर्वात की धारिता। एप्सिलॉन आर क्या है आपका, परावैद्युतांक। जो नई धारिता आई माध्यम की वो 5 गुना हो गई किसकी धारिता के, निर्वात की धारिता के। इसका मतलब 5%, मतलब 5% का मतलब यहाँ 500% से हो जाएगा। पहले मान लीजिए आपकी 10% थी, तो अब कितनी हो जाएगी इसका, आप 500 गुना कर लीजिए। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बच्चों सी आने वाला है। ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को डील करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के पतले तार की तुलना में है। देखिए तांबे की छड़ है और तांबे का ही तार है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध की बात आपसे कर रहा है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो डिपेंड करता है तार की प्रकृति पर। आपने प्रकृति तो चेंज की ही नहीं, छड़ लिया आपने तो वो भी तांबे के लिया आपने, तार लिया आपने तो वो भी किसका लिया आपने, तांबे का लिया। मतलब प्रकृति आपने चेंज नहीं करी। प्रकृति जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक आपका विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पर क्या होने वाला है भाई, नो चेंज होगा, यानी कि समान रहने वाला है, समान जैसा पहले था इतना का इतना ही अब रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है, क्या होता है भाई, स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्थिर। ओम का नियम तो पढ़ा है ना भाई साहब। ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब आदि को स्थिर रखा जाए तो चालक तार के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो प्रवाहित होने वाली धारा क्या होता है, समानुपाती होता। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन में कोई स्थिर नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपको बच्चों मिलने वाला है। देखिए तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा स्थिरांक बच्चों, ऑप्शन नंबर डी कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार आप सभी को करवाया है। जो हमारी सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, आप जाकर चैनल पर देख सकते हो, काफी वीडियो अपलोड है। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है आप सभी से। देखिए आपसे पूछ रहा है, चित्र विद्युत परिपथ के भागों में विद्युत धारा को दर्शाता है तो विद्युत धारा I के बराबर होगा। देखो इसमें जो नियम लगने वाला है वो लगेगा किरचॉफ का केसीएल का नियम, केसीएल का नियम। देखिए बच्चों आपको इस I का मान बताना है, ये आपको फाउंड आउट करके बताना है। देखिए तो ये इसको आप पॉइंट दे दीजिए P, इसको पॉइंट आप Q, इसको पॉइंट आप R दे दीजिए। क्योंकि किरचॉफ का जो नियम होता है वो संधि बिंदु का नियम भी कहते हैं, वो पॉइंटों के लिए अप्लाई होता है। देखो संधि बिंदु पर आने वाली धारा ली जाती है प्लस, जाने वाली धारा ली जाती है माइनस, राइट। अब देखो ये 2 एम्पियर आई और ये भी 2 एम्पियर आई, तो यहां से कितनी जाएगी, 4 एम्पियर। फिर बात करते हैं क्यू पॉइंट की, 4 एम्पियर तो आ रही है बट 1 एम्पियर जा रही है। इसका मतलब क्या है, इस बिंदु पर 4 आई 1 चली गई तो कितनी बाहर निकलने वाली है भाई, 3 एम्पियर निकलने वाली है। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, इस पॉइंट पर 3 एम्पियर धारा आई बट 1.3 एम्पियर निकल गई, तो 3 में से आपको लेस कर देना है 1.3 एम्पियर। तो कितना आएगा बाबू, 1.7 एम्पियर आपका धारा आ जाएगी आई। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। हालांकि बच्चे काफी क्या जवाब देंगे भाई, टकला यानी कि टेस्ला। बच्चों होती है टेस्ला, बट कहीं पर भी ना ऑप्शन में उसने टेस्ला नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपको कंफ्यूज करना है, लेकिन हम इसको कंफ्यूज कर देंगे। देखो कैसे, आप सभी चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, फाई बी बराबर क्या होता है, बी ए कोस थीटा। जो आपका क्या है भाई, ये कोस थीटा, ये तो आपकी मात्रकहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाई बी बटे में एम। ये आपका फाई बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बाबू, घेवर। क्या होता है, घेवर। अरे घेवर नहीं नालायकों, क्या होता है, वेबर होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो वेबर बटे मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आपसे पूछ रहा है परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता।
ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। तो आप पहले तो बच्चों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए परिनलिका के चुंबकीय क्षेत्र का। तो फॉर्मूला होता है B बराबर में न्यू नोट एन आई, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर n है फेरों की संख्या, इसका मतलब घुमाव की संख्या पर डिपेंड है। ये है आपकी धारा, इस पर भी आपका डिपेंड है। ठीक है, ये बच्चों ने वर्तमान लिखी हुई ना, वर्तमान, ये वर्तमान काट के हिंदी में आप क्या कर लीजिएगा, धारा लिख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, गलती है, राइट। और जो इनमें से कोई नहीं, उससे पहले आप सी ऑप्शन देखो भाई, त्रिज्या की बात कर रहा है, कहीं फॉर्मूले में त्रिज्या का तो बात ही नहीं हुई ना, तो बाबू क्या आने वाला है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आपसे पूछ रहा है 2 पतले लंबे समांतर तार जो d दूरी पर अलग हैं, एक ही दिशा में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, आकर्षित प्रतिकर्षित, ये आपको बताना है। देखो याद रखिएगा बच्चा हमेशा, 2 मान लीजिए कोई समांतर तार है, इनमें समान दिशा में यदि धारा प्रवाहित हो रही है, समान दिशा में, तो ये एक दूसरे क्या करेंगे, या आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित, अट्रैक्ट करेंगे बच्चों। यदि धारा क्या बह रही है, विपरीत दिशा में बह रही है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आप कह सकते हो एक दूसरे को क्या करने वाले बच्चों, आकर्षित करने वाले। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको एनुअल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। आपसे पूछ रहा है स्वयं प्रेरकत्व की एसआई इकाई। स्वयं प्रेरकत्व पूछ ले, चाहे आपसे अन्योन्य प्रेरकत्व पूछ ले बच्चों, एक ही इकाई दोनों की क्या है, वो हेनरी। क्या है बच्चों, हेनरी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि यह उसी कारणों का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। इस नियम का नाम क्या है। अरे बच्चों ये तो लेंज का नियम है ना, विद्युत वाहक बल माइनस का d∅/dt होता है, लेंज का नियम होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा I0 sin ओमेगा t द्वारा किसी दिए गए प्रतिरोध में एक निश्चित समय में उत्पन्न गर्मी लगभग परिमाण की एक स्थिर धारा के समान होती है। स्थिर धारा का मतलब है बच्चों, ये आपसे बात कर रहा है IRMS की। तो IRMS का मान आप सभी को बताना है। तो देखिए IRMS क्या होता है, फॉर्मूला I0 बटा में √2 होता है। अब आपको क्या करना है, I0 बटा में √2 ऊपर नीचे आपको √2 से मल्टीप्लाई करना है बाबू। तो ऊपर तो आएगा √2 I0 और नीचे आप देखोगे √2 से मल्टीप्लाई होगा √2, तो क्या आने वाला है आपका 2 आने वाला है। √2 का मान होता है 1.41 बटे में 2 I0। अब 2 का आप डिवाइड करते हो इसमें, तो आपको मिलने वाला है 0.707 I0। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण। बच्चों ये प्रकाश की किरण है, शाहरुख खान वाली किरण नहीं है, ध्यान रखना। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है तब। बच्चों मान लीजिए ये कोई आपकी सतह है अपवर्तक, ऊपर मान लीजिए आपका विरल माध्यम है, नीचे आपका बाबू सघन माध्यम है। जब भी कोई प्रकाश विरल माध्यम से आई, अभिलंब आपने डाला, तो ये कुछ ना होता तो बेचारी सीधी निकल जाती, बस रास्ते में क्या मिल गया इसको, सघन माध्यम। तो सघन है क्या है इसका, ससुर जी। क्या है रे बाबू, इसका ससुर जी है इसका सघन। तो ससुर जी के आगे बहू क्या करती है, घूंघट करती है। तो घूंघट करने का मतलब झुक जाती है बच्चों, किसकी ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो कहां झुकेगी भाई, लंबवत की ओर झुक जाती है, लंबवत से दूर हट जाती है। लंबवत का मतलब बच्चों अभिलंब की बात कर रहा है, क्योंकि अभिलंब क्या होता है मतलब लंबवत होता है, लंबवत की ओर झुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि ये सघन से कहां आती, विरल में, यानी कि ससुराल से कहां आती, अपने मायके, तो क्या करती है, दूर हट जाती है, यानी कि फिर लंबवत से दूर झुक जाती है। ये आपका ऑप्शन हो जाता। बताना बच्चों कैसा आपको ये सवाल लगा, कैसे आपको ये समझाने का तरीका लगा, कमेंट में आपको जरूर बताना है। ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, साथ के साथ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उतना शेयर करना है इस वीडियो को कि सब बच्चों को इसका लाभ मिल सके बच्चों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूं कंसेप्ट के साथ। अगला क्वेश्चन लीजिए भैया, आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 16।
आपसे पूछ रहा है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब है बच्चों प्रकाशीय तंतु। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं, या वर्ड ना हिंदी में भी ना इंग्लिश में लिख रखा है उन्होंने। प्रकाशीय तंतु कहते हैं भाई इसको। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश का गमन किसके कारण होता है? ये बच्चों आपकी जो घटना है ना, आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन सही बोला मैंने, उसकी घटना में आपने ये प्रयोग पढ़ा होगा प्रकाशीय तंतु। इसका यूज किया जाता है संकेतों को यानी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, राइट। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब होती है। तो बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आप सभी ने पढ़ी होगी, माइक्रोस्कोप कहते हैं। ऐसा कुछ होता है बच्चों, यहाँ कुछ ऐसा होता है, यहाँ आपका लेंस लगा होता है अभिनेत्री, यहाँ आपका अभिदर्शक लेंस होता है। इसने इसका छोटा सा बनाया प्रतिबिंब, ये इसको बड़ा करके दिखा देता है, यानी बड़ा बनाता है। और कैसे बनाता है? वास्तविक बनाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने आ चुका है बच्चों। किसी तरंग के गमन के लिए द्वितीयक तरंगिकाओं का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? अरे मेरे बाबू ये तो हाइगन्स थे ना, हाइगन्स। क्या नाम लिख रहा था देखो, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते हो तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा बच्चों। हाइगन का सिद्धांत है बच्चों ये, कि प्रत्येक तरंगिका क्या करती है? द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, हवा में एक डबल स्लिट व्यतिकरण प्रयोग किया जाता है और पूरी व्यवस्था को पानी में डुबोया जाता है, तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे मेरे बाबू घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। मान के चलिए बच्चों आपके पास क्या है? आपके पास मान के चलिए टॉर्च है। क्या है आपके पास? टॉर्च आपके पास है। एक तो आप रात में इस टॉर्च का यूज कर रहे हो, तो आप देखते हो बड़ा सा क्या है? फ्रिंज बन जाती, बड़ी फ्रिंज बन जाती है। जब आप उसको ऑन करते हो तो आप दूर तरफ देखते हो, टॉर्च की सहायता से बड़ी सी फ्रिंज बन जाती है। यदि आप उसी टॉर्च की सहायता से रात में पानी में आप उसको करते हो, तो आपकी जो चौड़ाई है ना, वो प्रकाश के फैलने को क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है? फ्रिंज चौड़ाई आपकी घट जाती है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लीजिए, सबसे शानदार क्वेश्चन बच्चों। द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E वाले पिंड की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा? प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ होते हैं। हाँ जी वही बात है बच्चों, ये द्रव्यमान है, ये गतिज ऊर्जा है, कुछ खास इसका मतलब है नहीं। देखिए तो आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा सभी ने बच्चों। क्या होता है? H/√2mE, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन बच्चों बनेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बने चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने बच्चों, बनने वाला है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीजिए नील्स बोर भी आपके आ चुके हैं बच्चों, नील्स बोर भी आपके आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है, बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2π का पूर्ण गुणज है? अरे मेरे बाबू ये किसका है रे बाबू? कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2π, ये क्या है? कोणीय संवेग का पूर्ण गुणज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 आपसे पूछ रहा है, n बराबर 2 से n 3 4 5 6, यानी कि n का मान स्टार्ट कहां से हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है। यदि n का मान 1 से स्टार्ट होता तो वो श्रेणी हो जाती बच्चों लाइमन, 2 से होता तो क्या बन जाती श्रेणी आपकी? बामर। तो यहाँ लाइमन नहीं होगा बच्चों, 2 से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए आपका क्या आने वाला है? बामर श्रेणी आ जाएगी। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका चला जाएगा। लीजिए सबसे शानदार क्वेश्चन बच्चों, जवाब देने का पूरा आपको प्रयास करना है। कह रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा मापी गई एक गोलाकार नाभिक की त्रिज्या 3.6 फर्मी मीटर है। त्रिज्या कितनी मापी गई है बच्चों? 3.6 फर्मी मीटर, इतनी आपकी त्रिज्या मापी गई है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक होने की संभावना क्या है? यानी कि आपको ए का मान निकाल के बताना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में r बराबर r0 1/3। r0 क्या है आपका? नियतांक, इसका मान होता है 1.2 फर्मी मीटर। सिर्फ मान जमा दीजिए, r का मान 3.6 फर्मी मीटर, r0 का मान 1.2 फर्मी मीटर, 1 की घात 1/3।
अब आप क्या देखने वाले हो, देखो फर्मी मीटर से आपका फर्मी मीटर कट गया, 3.6 में आप भाग दोगे 1.2 का, तो आपका यहां आने वाला है 3, 1 की पावर 1/3। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर सबसे जो बड़ी गलती होती है बच्चों की, वो क्या करते हैं, इसका ना घनमूल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका घनमूल। वो सोचते हैं यार 1/3 को हटाना है तो यहाँ घनमूल कर देते हैं। बच्चों घनमूल नहीं करना, घन वर्ग करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको ना ए का मान निकालना है। ए का मान निकालना है मतलब आपको 1/3 को हटाना पड़ेगा। चलो एक तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, एक होता है तो किसी संख्या की पावर 1 तो होती है, लेकिन 1/3 दिक्कत दे रहा है, मतलब 3 को आपको हटाना है। तो आप क्या करोगे, इसकी पावर 3 कर दोगे, दोनों पक्षों की, दोनों साइड क्या कर दोगे, पावर आप 3 कर दोगे। तो यहां भी आपने पावर 3 कर दी और यहां भी आपने पावर क्या कर दी मेरे बाबू, 3 कर दी। तो 3 से आपका 3 कट गया, 3 की पावर 3 का मतलब हो गया आपका 27। ए का मान कितना आ जाएगा बाबू, 27। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सबसे अच्छा क्वेश्चन बच्चों। आपसे पूछ रहा है पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए, सेमीकंडक्टर का मतलब है बच्चों अर्धचालक की बात कर रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने ना हिंदी में भी इंग्लिश के वर्ड यूज कर रखे हैं। कमाल की बात देखो, प्राप्त करने के लिए हम शुद्ध सिलिकॉन को किसके डोप करने की आवश्यकता है, किससे, डोपिंग। डोपिंग में नहीं लिखा बच्चों, बहुत गलती है इसमें, डोपिंग करने की आवश्यकता है। देखो बच्चों पी टाइप के आप अर्धचालक बना रहे हो, तो पी टाइप के अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाई जाएगी 13वें वर्ग की, पहली बात तो। यदि एन टाइप के आप अर्धचालक बनाते तो आप अशुद्धि मिलाते 15वें वर्ग की। तो 13वें वर्ग का जो तत्व होगा बच्चों उसको आप इसमें मिला दोगे। तो 13वें वर्ग के तत्वों को आप कैसे याद रखोगे बच्चों, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ऐसे बच्चों आपको ट्रिक याद करनी है। बोरॉन नहीं है, छोड़ दो। एल्यूमिनियम है क्या, बिल्कुल है बाबू। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, आपसे पूछ रहा है गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध, अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है, बढ़ता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। देखो जो अर्धचालक होते हैं ना, अर्धचालकों में धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होता है। और जो इलेक्ट्रॉन जो होल्स होते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, सहज संयोजक बंध होते हैं। क्या होता है इसमें, अर्धचालकों में जो सहज संयोजक बंध होते हैं बच्चों, जब यदि आप टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो क्या होता है, जो सहज संयोजक बंध है ना वो टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, टूट जाते हैं। जब आपके सहज संयोजक बंध टूट जाएंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। जब आपके इलेक्ट्रॉन होल्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी अर्धचालक में, तो बच्चों धारा का मान कैसा होने वाला है भाई, ज्यादा होने वाला है। धारा कैसी बहेगी, ज्यादा। यदि धारा ज्यादा बह रही है तो इसका मतलब क्या होगा, फिर आपका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध क्या है आपका, घट जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, घट जाता है। तो आप देख सकते हो गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होगा, घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों आपके स्टार्ट हो जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 26, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक न्यूटन कूलॉम इनवर्स है। क्या यह एक अदिश है या सदिश राशि है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा बच्चों आप देख सकते हो, मैंने आप सभी के लिए बच्चों इतनी मेहनत की है इस मॉडल पेपर को सोल्व करवाने के लिए। हर एक क्वेश्चन का पूरा आंसर आप सभी के लिए लिखकर तैयार किया है। तो यार आप सपोर्ट तो करना बनता है ना, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पर बच्चों ऐसा सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं आप सभी से। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, उस भौतिक राशि का नाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसका एसआई मात्रक क्या है बच्चों, न्यूटन कूलॉम इनवर्स है। यह एक सदिश राशि होती है। ये आंसर बच्चों आपको इसमें लिखना है, क्योंकि इसका मात्रक विद्युत क्षेत्र का मात्रक है बच्चों ये, और विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है सबको पता है, सदिश राशि। इतना वैसा आपको लिखना है, ये आपके लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर और एल्यूमिनियम से बनी
दो समान कुंडलियों को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान गति से घुमाया जाता है तो किस कुंडली में प्रेरित धारा का मान अधिक होगा। प्रेरित धारा का मान अधिक होगा, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए इसका आप सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं बच्चों। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। देखिए आपको लिखना है, देखो पहले आपको पता होना चाहिए प्रेरित धारा का सूत्र। ये फॉर्मूला होता है I बराबर E/R। I जो है ना वो प्रतिरोध की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है। देखो हम जानते हैं कि तांबे का जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो एल्यूमिनियम के प्रतिरोध से क्या होता है, कम होता है। मतलब एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा, तांबे का कम हो जाएगा। इसलिए तांबे के लूप में एल्यूमिनियम के लूप से अधिक धारा प्रवाहित होगी। बच्चों सीधी सी बात है ना, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा ज्यादा बहेगी। अब प्रतिरोध किसका कम है, तांबे का एल्यूमिनियम से कम है, तो धारा किस में ज्यादा बहेगी, आपकी तांबे में धारा ज्यादा बहने वाली है। इतना बच्चों आपको आंसर लिखना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 28। क्वेश्चन नंबर 28 से मेरे प्यारे दोस्तों, ठोसों की क्रिस्टल संरचना की जांच के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बच्चों आएगा आपका एक्सरे किरण। कौन सी किरण बच्चों, एक्सरे किरण। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है जिससे आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दे, वो देख लीजिए बच्चों आप एक बार। तो ऐसे बच्चों आपको लिखना है, ठोसों की क्रिस्टलीय संरचना की जांच करने के लिए एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। आपको फुल मार्क्स मिलेगा बच्चों, एक भी मार्क्स एग्जाम में नहीं कटेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 29। आपसे पूछ रहा है दो कणों का संवेग क्या है बच्चों, बराबर है। उनके डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात आपको ज्ञात करना है। याद रहे संवेग दोनों का बराबर है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बच्चों सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो माना प्रथम कण का जो संवेग है बच्चों हमने P1 मान लिया, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य λ1 मान ली। फॉर्मूला होता है λ बराबर h/p, तो 1 और यहां भी 1 लगा दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय कण की हम बात करें, इसका संवेग हमने P2 मान लिया और इसकी तरंग दैर्ध्य हमने λ2 मान ली, तो λ2 बराबर h/p2। इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने क्या किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया, राइट। अब भाग देने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। भाग दिया तो ये आपस में क्या है भाई, ऊपर चले जाएंगे, तो h/p1 गुणा में P2 बटे में h, h से आपका h कट गया। फिर से में कहा है दोनों का संवेग बराबर, P1 बराबर है P2, तो P1 से आपका P2 भी कट जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा। अनुपात पूछ रहा है तो 1:1 आपका बिल्कुल राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हम 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है पी टाइप अर्धचालक में कैसी अशुद्धि मिली होती है। तो पी टाइप अर्धचालक में कौन सी अशुद्धि मिलेगी बच्चों, पी टाइप के अर्धचालकों में 13 वर्ग की त्रिसंयोजी अशुद्धि मिली होती है। ये इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक लेंस को अपवर्तनांक 1.5 के की द्रव में रखा गया है। लेंस के गायब होने के लिए तरल का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए। लेंस बच्चों गायब हो जाए, इसके लिए आपको लेंस का अपवर्तनांक बताना है कितना होना चाहिए। काफी शानदार क्वेश्चन है बच्चों, देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ है UL मतलब लिक्विड यानी कि द्रव का अपवर्तनांक 1.5। अपवर्तनांक पूछा है आपसे किसका, ग्लास का, यानी कि आपसे पूछा है किसका बच्चों, लेंस का। लेंस किसका बना होता है, ग्लास यानी कांच का बना होता है, राइट। तो देखो लेंस द्रव में से तभी गायब हो सकता है बच्चों जब दोनों के लेंस व पानी के अपवर्तनांक बराबर हो, तो इसीलिए UG आपका आ जाएगा 1.5। मतलब बच्चों ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब इन दोनों का अपवर्तनांक क्या होगा, बराबर किसका, UL का और आपका UG का। ये बात आप ध्यान रखना, तभी लेंस दोनों गायब हो सकेंगे। जितना अपवर्तनांक द्रव का है उतना ही आपका हो जाएगा लेंस का। ये इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है ओजोन परत द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो देख सकते हो आप सभी।
ओजोन परत द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का पराबैंगनी भाग, कौन सा भाग भाई, पराबैंगनी भाग सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होता है। ये बच्चों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछ रहा है चुंबकीय संवेदनशीलता किस तरह के चुंबकीय सामग्री के लिए ऋणात्मक होती है। तो देखिए 33 का जो राइट आंसर है बच्चों, आपको क्या लिखना है, चुंबकीय संवेदनशीलता प्रति चुंबकीय कह दो बच्चों, चाहे आप विषम चुंबकीय सामग्री के लिए क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये बच्चों आपका आंसर लिखकर आना था। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 क्या है, आपसे पूछ रहा है बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए। तो बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप बच्चों देख लीजिए, आपको लिखना है डीवी वेक्टर बराबर न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, ब्रैकेट आपको लगाना है, डीएल का वेक्टर क्रॉस आर का वेक्टर बटे में आपको आर का क्यूब करना है। ये बच्चों बायो सावर्ट के नियम का क्या है, सदिश रूप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, सबसे शानदार क्वेश्चन होने वाला है बच्चों 35 नंबर का। काफी बच्चे इसमें हिल गए हैं कि गुरुजी इसको हम कैसे सोल्व करें, है ना, बताते हैं, डोंट वरी। आपसे पूछ रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 5 गुणा 10⁻³ आई कैप। बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ क्या है, आई कैप न्यूटन बटे कूलम दिया गया है। इस क्षेत्र का प्रवाह 10 सेंटीमीटर के वर्ग के माध्यम से खोजे जिसका सतह YZ के क्या है, समांतर है। ये पहला क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन यहां खत्म हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। यदि तल x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो उसी वर्ग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके पहले पार्ट को, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके दूसरे पार्ट को। ध्यान से समझना बच्चों, आपको क्या क्या डाटा दिया हुआ, पहले तो देखो, आपको विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है, वर्ग की आपको भुजा दी है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 0.01 आ जाएगा आपका, ठीक है। आपने क्या किया, पहली कंडीशन में इस वर्ग को y और z के क्या रखा, आपने समांतर रखा, राइट। अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश है ए वेक्टर, वो क्या होगा, सतह के हमेशा लंबवत, और जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो किस डायरेक्शन में है, आई कैप। आई कैप का मतलब है एक्स अक्ष के अनुदिश। यहां आपका विद्युत क्षेत्र है, इधर ही आपका क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच एंगल कितना बन गया, आप कहोगे गुरुजी 0 डिग्री बन गया, बिल्कुल। फ्लक्स की बात करें, फॉर्मूला होता है ई ए कोस थीटा। ई का मान कितना है, 5 गुणा 10⁻³, ए का मान कितना है 0.01, कोस थीटा, थीटा का मान कितना है 0 डिग्री। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो ना तो आपको मिलने वाला है 50 वोल्ट मीटर। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो आपका वर्ग है ना वो एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हमने वर्ग ले लिया बच्चों, एक भुजा ले ली, हालांकि पूरा वर्ग है बट हम एक भुजा ली है डायग्राम को अच्छे से समझाने के लिए। तो कितने डिग्री कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसकी बात करें क्षेत्रफल सदिश की, तो क्या होगा, हमेशा लंबवत। तो ये ऐसा रखा हुआ है मतलब 30 डिग्री पर, तो जो क्षेत्रफल सदिश होने वाला है वो कुछ इस हिसाब से हो जाएगा, राइट। जो मैंने दिखा रखा है, देखो ए वेक्टर से मैंने प्रेजेंट किया है। इधर आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि आई कैप इसकी डायरेक्शन है। अब देखना, आप सभी को पता होगा सतह और क्षेत्रफल सदिश के बीच कितना एंगल बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। लेकिन जब हम कोण लेते हैं ना वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का लेते हैं फ्लक्स के फॉर्मूले में, ई ए, यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। तो ये आपका ई वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है। तो ये पूरा कोण आपका 90 है बच्चों, ये आपका 30 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या होने वाला है, 30 डिग्री हो जाएगा। किसके हिसाब से, आपका एकांतर कोण की वजह से। 30 और 30, ये आपका पूरा 90, इतना सा कोण आपको चाहिए, तो 90 में से आप लेस कर दो किसको, 30 को, कितना बचने वाला है, 60 डिग्री आपका कोण आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, ई का मान 5 गुणा 10⁻3, ए का मान 0.01 गुणा cos 60। अब देखो cos 60 का मान आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, 1/2 होता है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो सीधी सी बात है बच्चों, देखो सेम है यहाँ पर, इसको छोड़ दीजिए, इससे कितना आया 50, 2 का भाग लगाना है मतलब 25 आ जाएगा, है ना, कमाल की बात। ये भी कैलकुलेशन करने का तगड़ा
तरीका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है बच्चों? 36 है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये आपका एक डेरिवेशन का पार्ट है बच्चों, काफी अच्छी डेरिवेशन है। मैं आप सभी को इस डेरिवेशन को समझाता हूं, आप सभी को ध्यान से समझना है। देखिए ये आप सभी के सामने आ चुकी है बच्चों। इतनी मेहनत की है यार तुम्हारे लिए ना, रात भर जगना पड़ा है इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बनाने के लिए। विश्वास कीजिए आप, इतनी मेहनत ना कोई नहीं करेगा आप सभी के लिए। मैं ये ना बात आपको दावे से कह सकता हूं भाई। बट ये है बच्चों, आप सभी के लिए हम मेहनत करते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहे। हमें बस इतना चाहिए और हम आपसे कुछ भी बच्चों नहीं चाहिए। तो देखो स्टार्ट कैसे करना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। ये बच्चों आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है बोर्ड में। मैं बच्चों ऐसा आपको पैटर्न बता रहा हूं कि बोर्ड में भी आपको एग्जाम कैसे डील करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर एक चालक तार रखा हुआ है। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। चालक है तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये मैंने बच्चों हिंदी इसके बारे में लिख दी है, इसको आप डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा मैं डिस्कस करवाऊंगा हिंदी को भी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब देखिए आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल। देखो आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा FV बराबर। FV भी बच्चों फेसबुक नहीं है, पहली बात तो कभी तुम नालायक हो। FV का मतलब क्या समझ जाओ? फेसबुक। ये फेसबुक नहीं है भाई। FV का मतलब है चुंबकीय फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अब देखो ये आपका चालक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उपस्थित है और चालक में गतिशील है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाएगा? बल लगाएगा। और आप सभी ने पढ़ा है कि कोई भी कण जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील अवस्था में होता है तो उस पर कितना बल लगता है भाई? FB बराबर QVB साइन थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। आगे क्या करना है देखो, यहां चालक तार के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग BD से गति कर रहे हैं। जी हाँ सही बात है कि कोई आप सभी ने पढ़ा है कि कोई भी चालक तार है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त, वो किस वेग से गति करते हैं? अपवहन वेग से गति करते हैं। अब देखिए आपको मानना है, माना चालक तार के अंदर उपस्थित मुक्त आवेश वाहकों की संख्या N है, चालक तार की लंबाई L है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। चालक तार का कुल आयतन कितना हो जाएगा बच्चों? लंबाई को आप क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आयतन निकल कर आ जाएगा। आगे बात करें चालक तार के अंदर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन में N इलेक्ट्रॉन है, कुल आयतन आपका A.L है। तो इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या आ जाएगी? N से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? E आवेश होता है। कितने इलेक्ट्रॉन संख्या में? इतने हैं। तो कुल आवेश निकालोगे तो आप E से मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई कर दिया, ये Q का मान आ गया। अब इस Q के मान को आप कहां रख दीजिए? समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में आप रखते हो तो ENAL BDV साइन थीटा। देखो यहां जो आपका V है ना वेग, उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? VD आ जाएगा, क्योंकि किस वेग से गति कर रहे हैं बच्चों? अपवहन वेग से गति कर रहे हैं, इसलिए आपका VD आ गया। अब आपको लिखना है धारा व अपवहन वेग में संबंध। संबंध होता है I बराबर ENA VD। तो ENA BD के स्थान पर क्या लिख दोगे आप? I लिख दोगे। तो IL बचा, B बचा और साइन थीटा, तो ILV साइन थीटा। ये आपका बच्चों फोर्स का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। इसमें कुछ विशेष प्रकार की स्थिति भी होती है बच्चों, यदि आप इनको भी लिख कर आते हो तो एग्जामिनर आपसे इतना इंप्रेस हो जाएगा कि आपका एक भी मार्क्स नहीं काटेगा बच्चों। तो पहली स्थिति आप सभी के सामने है, जब चालक तार थीटा बराबर 0 डिग्री पर रखा हो तो कोण का मान 0 होगा भाई, सब कुछ क्या होने वाला है? 0। तो ये कौन सी अवस्था है? मिनिमम, यानी कम से कम मान वाली। जब चालक तार थीटा बराबर 90 डिग्री पर रखा हो तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो FB बराबर ILV। ये आपका क्या है? मैक्सिमम फोर्स है। ऐसे बच्चों इस क्वेश्चन को आपको करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ, अणु चुंबकीय पदार्थ तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों की तुलना कीजिए। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को आप कितना लिखना है और कैसे आपको लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पर हेडिंग लगानी है प्रतिचुंबकीय, अणु चुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना।
फिर आपको हेडिंग लगाने सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो आपको लिखना है पहला पॉइंट, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित हो जाते हैं। एग्जाम्पल लिखना है सोना, चांदी, जल। सेकंड पॉइंट लिखना है प्रतिचुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर नहीं करते। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय पारगम्यता न्यू आर का मान 1 से क्या होता है भाई, छोटा होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और कितनी होती है, ऋणात्मक होती है। और अणुचुंबकीय पदार्थों में आपको ये लिखना है बच्चों, अणुचुंबकीय पदार्थों में ये लिखना है, आप इसको पढ़ सकते हो बच्चों, पढ़ लीजिएगा। और बात की जाए लोह चुंबकीय पदार्थों में, तो लोह चुंबकीय पदार्थों में बच्चों आपको इतना लिखना है। ऐसे बच्चों आपको काम करना है, कुछ अंतर नहीं है, सेम पॉइंट है बच्चों, सिर्फ पारगम्यताओं का अंतर है। धनात्मक कब होगी, ऋणात्मक कब होगी, 1 से कम कब होगी चुंबकीय पारगम्यता, और 1 से छोटी कब होगी, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। मैंने आप सभी के सामने लिख रखा है। क्लास का पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल ही जाएगा बच्चों, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं बच्चों 38 क्या है। आपसे पूछ रहा है विवर्तन और व्यतिकरण के बीच अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 38 का ए ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। फिर हम डिस्कस करेंगे बी वाला क्वेश्चन। तो विवर्तन और व्यतिकरण के बीच में आपको अंतर लिखना है बच्चों। तो देखिए आपको अंतर कैसे लिखना है बच्चों, कितने मार्क्स से क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको थ्योरी लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपके लिए पूरा मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन तैयार किया है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, जितना मैंने लिखवाया है इतना आपके लिए पर्याप्त है। ज्यादा यदि आप लिखते हो तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा बच्चों, और वही आपको मार्क्स मिलेगा जो इनसे मिलने वाला है। ओके, तो देखिए आपको हेडिंग सबसे पहले लगानी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ए, आपका आंसर है विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर। तो आपको देखो जब भी अंतर पूछे ना बच्चों, तो आपको सबसे पहले ऐसे लाइनिंग करनी है, 2 कॉलम आपको बना देने हैं। एक तरफ लिखना है आपको व्यतिकरण, एक तरफ लिखना है आपको विवर्तन। यहाँ विवर्तन लिख दीजिए, चाहे यहाँ व्यतिकरण लिख दीजिए, चाहे यहाँ विवर्तन लिख दीजिए, चाहे यहाँ पर व्यतिकरण लिख दीजिए, वो कोई मायने नहीं रखेगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है विवर्तन में, जब एक ही तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं का अध्यारोपण होता है, जब विवर्तन की घटना होती है। व्यतिकरण में बात की जाए बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक तरंगे जिनकी तीव्रता समान हो तथा स्रोत कला संबंध हो परस्पर अध्यारोपित होने के फलस्वरूप व्यतिकरण होता है। सेकंड क्वेश्चन है विवर्तन में, इसमें अद्वितीय फ्रिंज की तीव्रता शून्य नहीं होती। बात की जाए व्यतिकरण में, तरंगों का आयाम समान होने पर अद्वितीय फ्रिंजों की तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। विवर्तन में बात की जाए, विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई सर्वाधिक होती है, उसके बाद फ्रिंजों की चौड़ाई घटती जाती है। व्यतिकरण में दीप्त तथा अद्वितीय फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है भाई, समान होती है। 3 अंतर बच्चों आपको लिखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 38 में आपके 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, एक व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है 36:1। 2 व्यतिकारी तरंगों के आयामों का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। देखो कैसे करना है बच्चों। तो सबसे पहले लिखना है आपको कौन सा डाटा आपको दिया हुआ है। सबसे पहले दिया गया आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम कितना है, 36:1। आपको निकालना है आयामों का अनुपात, यानी कि आपको A1 बटे में A2 आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करोगे। तो आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, आई मैक्सिमम बटे में आई मिनिमम, A1 प्लस में A2 बटे में A1 माइनस A2 का होल ट्वाइज। अब देखो आई मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, 36 है। आई मिनिमम का मान कितना है, 1 है। तो 36 बटा में 1 हो गया। यहां से आप स्क्वायर हटाओगे, इधर क्या आने वाला है, फिर भाई रूट आ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। 36 का हो जाएगा 6, 1 का बच्चों रहेगा आपका 1। फिर क्या करोगे आप, इसको वज्र गुणा कर दोगे। तो वज्र गुणा करोगे तो 6 से आपका A1 गुणा होगा, 6 से आपका A2 गुणा होगा, तो 6A1 माइनस 6A2 हो जाएगा। 1 से गुणा होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, A1 प्लस में A2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, A1 वाले पद एक तरफ करने हैं, A2 वाले पद आपको एक तरफ करने हैं। तो इस A1 को इधर भेज दीजिए और माइनस के 6A2 को आप इधर ला लीजिए। तो A1 इधर जाएगा तो 6A1 माइनस का A1, A2 आपका पहले से है ही, माइनस का 6A2 इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा। 6A1 में से A1 गया तो 5A1, A2 प्लस में 6A2 तो 7A2 हो जाएगा। अब देखो, अब आपको अनुपात निकालना है तो 5 का आप यहां भाग दो, A2 का आप यहां भाग दो, तो A1 बटे में A2 7 बटा में 5। बच्चों यहाँ 5 आएगा, है ना, क्या आएगा यहाँ पर 5 आएगा। इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 5 का आप डिवाइड कर रहे हो।
तो ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के आइंस्टीन के समीकरण को लिखिए और इसको आपको समझाना भी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे बच्चों। सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की समीकरण। समीकरण क्या कहती है, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में तथा शेष भाग इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में प्रयुक्त होता है। तो E बराबर फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, E का वैल्यू होता है एच न्यू नॉट, फाई नॉट की वैल्यू है एच न्यू नॉट, प्लस में काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला है हाफ mv²। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, एच न्यू नॉट को आप इधर भेजोगे तो हाफ mv² बराबर में एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, एच कॉमन आ जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगी आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्यारे बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करेंगे आइंस्टीन की समीकरण से। देखो इसको आप कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। जो बच्चों मैंने पॉइंट लिख रखे हैं ना, आप तो इनको याद कर लो, इनको समझ लो, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ऐसा ही लिख कर आना है और आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर देगा। तो देख सकते हो आप इन पॉइंटों को बच्चों आप लिख लेना, आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल ही जाएगा भाई। ठीक है बच्चों, देख सकते हो आपके कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है, चारों आपको पढ़ लेने हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे पूछ रहा है रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग की व्याख्या कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको लिखना है रदरफोर्ड का अल्फा कण विकिरण। बच्चों ये आपका एक डायग्राम है, इसको आपको समझ लेना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक रोड सी लगी हुई है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये बच्चों ऐसी है कि इसके अंदर से रेडियो सक्रिय पदार्थ पार नहीं हो सकता, मतलब इसमें से गुजर नहीं सकता। इन दीवारों से टकरा कर, इन दीवारों से टकरा कर क्या जाएगा, सीधा जाएगा बच्चों। इसके अंदर क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है और रेडियो सक्रिय पदार्थ से क्या निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। तो यहां से मान चलिए अल्फा कण बाहर निकल रहा है, यहां एक सोने की पतली पत्ती लगी हुई है और इसके पीछे जेडएनएस यानी कि जिंक सल्फाइड का एक क्या है, पर्दा लगाया हुआ है। क्योंकि जेडएनएस का जो पर्दा होता है ना बच्चों, उस पर चमक उत्पन्न होती है, चमक देखने के लिए पर्दा यहाँ पर लगाया गया है। तो बच्चों ये आपका अल्फा कण विकिरण प्रयोग है किसका, रदरफोर्ड का। तो अधिकांश जो अल्फा कण है बच्चों वो आपके इधर से किनारों से तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर चले जाएंगे, लेकिन एक अल्फा कण ऐसा होगा जो जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से वापस लौट कर आ जाएगा और वो जो कण जहां से टकरा कर आता है उसको कहते हैं नाभिक। तो बच्चों ऐसे इन्होंने नाभिक की खोज की थी। अब आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो प्रयोग में आपको लिखना है अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अल्प कोण से विक्षेपित हो गए थे, हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग पर वापस लौट आता है। ये बच्चों आपका डायग्राम, इसको आप देख सकते हो। अब इसे निष्कर्ष क्या निकाले, निष्कर्ष पहला ये निकला प्यारे बच्चों कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। परमाणु का केंद्रीय भाग धनात्मक होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक परमाणु की तुलना में बहुत ही अल्प होता है। ये बच्चों आपका लिखकर आना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या है, उपरोक्त आरेख की सहायता से पीएन संधि में अविच्छेद क्षेत्रों के बनने की व्याख्या कीजिए। संधि होने पर इसकी चौड़ाई कैसे बदल जाती है, अग्रदशिक बायस में और पश्चदशिक बायस में इनकी चौड़ाई बतानी, किसमें बढ़ती है और किसमें आपकी घटती है। पहले आपको बच्चों डिस्कस करना पड़ेगा अविच्छेद क्षेत्र की बनने की व्याख्या का, कि अविच्छेद क्षेत्र कैसे बनता है पीएन संधि डायोड के अंदर। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखोगे। तो बच्चों ये देख सकते हो आप सभी के लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है प्यारे दोस्तों, पीएन संधि में अविच्छेद क्षेत्र के बनने की क्रियाविधि।
तो ये आपका क्या है, पीएन संधि डायोड है। अब पीएन संधि डायोड बच्चों कैसे बनता है उसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप इसको पढ़ सकते हो। लिख रखा है, जब पी प्रकार के अर्धचालकों को एन प्रकार के अर्धचालकों के साथ परमाणु स्तर पर इस प्रकार दिया जाता है कि संपर्क तल पर इनकी क्रिस्टलीय संरचना सतत बनी रहे, तो यह संपर्क तल पीएन संधि तथा यह युक्ति पीएन डायोड कहलाती है। ये पी भाग है, ये एन भाग है। पी भाग के अंदर होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। और एन भाग में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं और होल्स अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अब इसके अंदर आपको कौन कौन सी प्रोसेस करनी होगी जिससे अवच्छेद क्षेत्र बन जाए, देखते हैं आगे। सबसे पहले बच्चों आपको विसरण धारा के बारे में पढ़ना होगा कि विसरण धारा क्या होती है। तो विसरण धारा आप पढ़ सकते हो। विसरण धारा में बच्चों आपको इतना कुछ लिखना पड़ेगा, पढ़ लीजिएगा, साफ साफ शब्दों में मैंने लिख रखा है आप सभी के लिए। उसके बाद बच्चों आपको लिखना होगा किसके लिए, अवच्छेय परत के लिए। इसको भी आप पढ़ सकते हो, अवच्छेय परत के लिए आप कैसे लिखोगे। उसके बाद आ जाता है बच्चों आपका हासी क्षेत्र, जिसे आप क्या कहते हो, अवच्छेद क्षेत्र के नाम से भी जानते हो। फिर आप डिस्कस कर लेते हो अग्रदशिक बायस में, यानी अग्र अभिनति में जो चौड़ाई है पीएन संधि तल की वो क्या है भाई, घट जाती है। और पश्च दिशिक यानी कि पश्च अभिनति में जो चौड़ाई है वो क्या है, आपकी बढ़ जाती है। याद रहे, अग्र में घटती है, पश्चिम में बच्चों बढ़ती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है बच्चों, भूल मत जाना इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि ऐसी सर्किट में करंट I बराबर 5 साइन 100t, भैया टी लगा लीजिएगा, यहाँ पर टी नहीं है ना, 100t माइनस का π/2 एम्पियर है और ऐसी विभवांतर V बराबर 200 साइन 100t वोल्ट है। विद्युत शक्ति की खपत कितनी होगी, विद्युत धारा का RMS मान भी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए काफी शानदार न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों। न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की मैंने आप सभी को एक वीडियो बनाकर दी थी जिसके अंदर मैंने 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को करवाया था। उनके अंदर से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेट, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपको कैसे करना है। आपको सबसे पहले लिखना है, दिया गया आपको धारा का समीकरण दिया हुआ है, आपको वोल्टेज का समीकरण दिया हुआ है, आपको पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला आप जानते हो, P बराबर VRMS IRMS cos फाई, फाई है आपका कलांतर। सबसे पहले हम निकालेंगे VRMS, फॉर्मूला होता है V0 बटा में √2। तो V0 क्या है आपका, V0 आपका है शिखर मान वोल्टेज का, और जो यहां लगा होता है ना बच्चों आगे, ये आपका V0 होता है। क्या होता है आपका, V0 होता है। धारा के समीकरण में लग रहा है तो ये आपका I0 बन जाएगा। तो V0 का मान है 200 बटे में √2, राइट। IRMS निकालोगे तो I0 बटे में √2, फॉर्मूला कितना मान है 5 बटे में √2। बात करें फाई है कलांतर, तो कितने का कलांतर और कितने का अंतर है बच्चों, इसमें π/2 का अंतर है, तो π/2 आ गया। फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू, तो 200 बटे में √2 गुणा 5 बटे में √2 cos π/2। अब देखिए cos 90 का मान है बच्चों, π/2 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या होता है cos 90 का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, cos 90 का मान होता है गुरुजी 0। क्या होता है, 0 होता है। तो 0 से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो पावर निकल कर आ गई आपकी 0। और आपसे क्या पूछा है, धारा का मतलब धारा का RMS मान पूछा है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो IRMS बराबर होगा I0 बटे में √2, I0 का मान 5 है बटे में √2 एम्पियर, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम अगला 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 एक डेरिवेशन है बच्चों, बड़ी सी डेरिवेशन, डरना नहीं है ना, आसान तरीके से समझा दूंगा। डर लग रहा होगा काफी बच्चों को, मुझे पता है, लेकिन डरना आपको नहीं है। कह रहा है किसी लेंस के लिए निम्नलिखित सूत्र प्राप्त कीजिए। 1 बटा में F बराबर न्यू माइनस का 1 ब्रैकेट 1 में R1 माइनस 1 में R2 ब्रैकेट बंद। कह रहा है जहां विभिन्न संकेत सामान्य अर्थों में प्रयुक्त है उनका मतलब भी आपको बताना है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 43 ये आपको प्रूव करना है। अब हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति।
ये आपका एक लेंस है बच्चों L1, बाहर यहाँ पर कौन सा माध्यम है आपका N1, इसको भी बच्चों आप N1 कर लीजिएगा, ये गलती से लिख गया है। बाहर आपका मतलब वायु में अपवर्तना कितना है आपका N1, लेंस आपका है L। ये आपकी क्या है भाई, मुख्य अक्ष है। ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। इस प्रकाशिक केंद्र से U दूरी पर क्या है, एक बिंब रखा हुआ है O। इससे क्या आई, प्रकाश किरण आई। लेंस से इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। लेंस में कितनी सतह है भाई, 2 सतह है, तो दोनों सतह से क्या होने वाला है, अपवर्तन होने वाला है। तो पहली सतह से मान के चलिए जो आपका अपवर्तन हुआ वो कहां पर हुआ, मान के चलिए इसका जो प्रतिबिंब है बच्चों वो आई डैश पर बन गया। कहां पर बन गया, आई डैश पर बन गया। तो प्रकाशिक केंद्र से लेकर प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं V से। किससे करते हैं भाई, V से करते हैं। प्रतिबिंब आई डैश बना है, इसीलिए आपकी प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी V डैश। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है हिंदी में। माना कोई लेंस L ऐसे माध्यम में रखा है जिसके दोनों ओर का माध्यम समान है, कितना है, N1 है, तथा लेंस का अपवर्तनांक कितना है प्यारे बच्चों, N2 है। लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या मान लेते हैं हम, R1, वे क्या है, R2 है। गोलीय सतह से अपवर्तन की एक डेरिवेशन है बच्चों, वो आपने पढ़ी होगी। वहां पर क्या आता है, एक फॉर्मूला आता है अपवर्तन का। क्या होता है फॉर्मूला, N2 बटा में V माइनस N1 बटा में U बराबर N2 माइनस N1 बटा में R। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए, पहले सतह के लिए। ये जो पहली सतह है ना बच्चों, इसके लिए बात करेंगे। मैं लिख देता हूं, ये आपकी पहली सतह है और ये आपकी कौन सतह है, दूसरी सतह है। देखिए कैसे करना है। तो पहली सतह के लिए बच्चों, पहली सतह में क्या हो रहा है, प्रकाश तरंग है, जो प्रकाश जो किरण है आपकी, वो विरल से कहां जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। जो बच्चों हमने फॉर्मूला लिखा है गोलीय सतह के लिए, ये विरल से किसमें है, सघन के लिए ही लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। तो पहले पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, N2, V क्या है, प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी कितनी है भैया आपकी, V डैश। तो यहां पर आपको लिख देना है V का डैश माइनस N1 बटा में U क्या है, बिंब दूरी, और बिंब दूरी तो आपकी U ही रहने वाली है। N2 माइनस N1 बटे में R। पहले पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो वक्र त्रिज्या क्या आ जाएगी, R1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करें द्वितीय पृष्ठ के लिए। द्वितीय पृष्ठ में क्या होगा, आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय पृष्ठ ये वाला है, प्रकाश किरण यहां से जाएगी कहां, विरल माध्यम, यानी कि सघन माध्यम से प्रवेश करने वाली है विरल माध्यम में। तो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है गोलीय सतह से अपवर्तन का, ये चेंज होने वाला है। अब चेंज होने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, जहां N2 है वहां N1 आ जाएगा, जहां N1 है वहां N2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अपवर्तनांक चेंज हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पर N2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका N1 आ जाएगा। यहाँ प्रतिबिंब दूरी है। अब यहाँ भी समझने वाली बात है भाई, जो ये वाला जो आई डैश आपका जो प्रतिबिंब बना है पहली सतह के कारण, तो दूसरी सतह के लिए आई डैश जो प्रतिबिंब है दूसरी सतह के लिए काम करेगा बिंब का। ये बच्चों आपको समझना होगा, किसका काम करेगा, बिंब का। तो दूसरी सतह के लिए आई डैश बिंब है, तो इस बिंब का जो प्रतिबिंब बना है वो कहां बना है, आई पर बना है। तो V तो है दूसरी सतह की प्रतिबिंब दूरी, और जो V डैश है वो पहली दूसरी सतह क्या बन जाएगी, बिंब दूरी। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए आगे, तो ये आपकी जो बिंब प्रतिबिंब जो दूरी है वो B रहने वाली है, और जो U है आपकी बिंब दूरी वो आपकी क्या हो जाएगी, V डैश हो जाएगी। N2 की जगह N1 आ गया, N1 जी क्या आ गया, N2 आ गया। अब देखो यहां भी उसी प्रकार N1 माइनस क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। R1 वक्र त्रिज्या है तो R2 आ जाएगी दूसरी सतह के लिए। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। तो जोड़ोगे तो LHS में LHS जुड़ेगा, RHS में आपका RHS जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद प्यारे बच्चों ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ N1 बटा में B माइनस N1 बटा में U आएगा। यहाँ पर आप देखोगे N2 माइनस N1 बटे में R1, यहां से आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो N2 माइनस का N1 बटे में R2। ऊपर से आपका क्या कॉमन आ गया, यहां से N2 माइनस का N1, यहां से कॉमन आ गया आपका N1। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करना है। लीजिए आप देख सकते हो बच्चों, है ना, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां से देखो आपका कॉमन क्या आ गया, N2 माइनस का N1, यहां से आपका क्या कॉमन आ गया, N1। ठीक है,
अब देखो 1/v माइनस 1/u, ये तो आपका बन गया भाई लेंस सूत्र, यानी कि 1/f इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आ गया, तो 1 में आपका क्या होने वाला है, f हो जाएगा। जो आपका n1 है बच्चों, उसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हम इसको अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने के बाद n2 में n1, n1 से आपका n1 कट जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। n2/n1 क्या है, आपका अपवर्तनांक है, जिसको हमने क्या मान लिया, न्यू मान लिया, तो न्यू माइनस का आपका 1 हो जाएगा। ये बच्चों आपका फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। अब बात करते हैं हम सामान्य संकेतों की। तो जो आपका f है ना, वो तो आपकी फोकस दूरी है, न्यू क्या है, आपका अपवर्तनांक है, और r1 क्या है, आपकी प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। जो r2 है आपका, वो द्वितीय पृष्ठ की क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो ऐसे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 43 को सोल्व करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है बच्चों, 44 में क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हाइगन्स तरंग सिद्धांत लिखिए। हाइगन का आपको तरंग सिद्धांत लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आप जो आंसर देने वाले बच्चों, उसको आप कैसे लिखोगे जिससे आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाए। तो यहां आप देख सकते हो, आपको लिखना है सबसे पहले हाइगन्स की तरंग का सिद्धांत। क्रिश्चियन हाइगन ने सन 1678 ईस्वी में तरंग संचरण से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो निम्नलिखित था। तो इसके बारे में उसने क्या क्या बातें बताई बच्चों, सिद्धांत में वो हम देखने वाले हैं। पहला पॉइंट है बच्चों, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इनके अनुसार प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या है, एक ईथर माध्यम है। क्या माना इन्होंने, एक ईथर माध्यम माना। ये सिर्फ बच्चों कल्पनात्मक माना था इन्होंने, कोई ऐसा होता नहीं है, वे सिर्फ मान लिया था, है ना। प्रकाश तरंगों के कारण व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की घटना होती है। इनके अनुसार तरंगों के परावर्तन के कारण ही वस्तु हमें दिखाई देती है। ये बच्चों आपको इसमें लिखकर आना था। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। आगे आपसे पूछ रहा है सेकंड में, इससे अपवर्तन नियमों को व्युत्पन्न कीजिए। यानी कि आपको अपवर्तन नियम, यानी कि हाइगन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की आपको व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा आपको सोचना नहीं है, इसमें घुमा रहा है लेकिन आपको घूमना नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। तो यहां आप देख सकते हो, आपको लिखना है हाइगन के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। ये बच्चों का डायग्राम है जो आपको बनाना पड़ेगा यदि आपको हाइगन सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करनी है। तो यहां पर एक अपवर्तक पृष्ठ है, ये आपका एक तरंगाग्र है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक तरंगाग्र है। इस तरंगाग्र को मान लीजिए आप, इसको नाम दे दीजिए आप, ऐसी नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए इसको नाम। ये आपका ए हो जाएगा पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट को हमने सी दे रखा है, इसको डी, इसको बी, तो इसको आप ए दे दीजिए। ये आपका आपतित तरंगाग्र है बच्चों। इसमें क्या होता है आपतित तरंगाग्र में, जितने समय में आपका ए पहुंचा है यहां पर, उतने ही समय में आपका यहां क्या पहुंच जाता है, बी पहुंच जाता है। ठीक है, और बी पहुंच जाता है तो कितनी दूरी इसने तय करी, इससे एक्स्ट्रा तय करी बच्चों, कितनी करी, सी बी करी। कितनी करी, सी बी करी। तो दूरी क्या होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो चाल मान लीजिए v1 है, दूरी आपकी क्या है भाई, bc है, समय आपका t है, तो vc बराबर आ जाएगा v1t। ऐसे बच्चों आपका आया है। इसके अपवर्तक पृष्ठ से आप ऊपर क्या मान लीजिए, विरल माध्यम मान लीजिए, जिसको हम फर्स्ट नाम दे रहे हैं। इसमें वेग v1 मान लीजिए, अपवर्तनांक n1 मान लीजिए, और तरंग दैर्घ्य क्या मान लीजिए, λ1 मान लीजिए। ठीक है, और अपवर्तक पृष्ठ के नीचे ही आपका सघन माध्यम हो जाएगा। ये अपवर्तनांक v2 है, वेग v2 है, अपवर्तनांक n2 है, तरंग दैर्घ्य आपकी λ2 है। अब देखो क्या होता है, तो आपतित तरंगाग्र आया, ये ए पर पहुंचा, उतने ही समय में ये वाला कहां पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। अब जितने समय में ए कहां पहुंचा, डी पर पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा मेरे प्यारे बच्चों, डी पर पहुंचेगा। उतने ही समय में क्या है बच्चों, आगे निकल चुका होगा। कौन सा, बी वाला पॉइंट आपका आगे निकल चुका होगा। थ्योरी यदि आप पढ़ते हो तो बच्चों आपको काफी अच्छी थ्योरी मैंने लिख रखी है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। यहां से आप थ्योरी को डिस्कस कर सकते
सकते हो। हालांकि बच्चों हमारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज आने वाली है उसमें हम इस डेरिवेशन को ले लेंगे, अपवर्तन की भी ले लेंगे और परावर्तन की भी ले लेंगे, तब आपको और एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, आपको वहां और अच्छे से समझा देंगे इस डेरिवेशन को। फिलहाल आप कोशिश कीजिएगा इस डेरिवेशन को समझने की बच्चों। यदि मैं इस डेरिवेशन को समझाने आपको इस वीडियो के अंदर बैठ गया तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप थ्योरी पढ़ लीजिए। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको स्टार्टिंग करनी है त्रिभुज ए बी सी से। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी से आपको यहां पर लगाना है साइन आई। भाई जो आने वाली तरंगाग्र होगा उसको कोण जो बनता है वो आपतन कोण होता है आई, तो इसको आई से प्रेजेंट किया हुआ है। ये आई तो बच्चों ये भी आपका आई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोण आपका 90 डिग्री है, ये कोण जो आपका है भाई 90 डिग्री, ये वाला कोण है ना, ये 90 डिग्री है, और ये वाला भी आपका 90 है। ये आई तो कितना होगा यार 90 माइनस का आई, ये आपका 90 है, तो 90 में से 90 माइनस का आई जाएगा तो क्या बनने वाला है? आई बनने वाला है। तो देखिए साइन आई, साइन क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कितनी है? B1T बटे में कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा आपका? AB, AB इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABD को। किसको देखेंगे? ABD को। आप देख सकते हो ये आपका समकोण त्रिभुज है ABD। कोण यहां पर हम लेने वाले हैं R, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? हमारी लंब V2T, और हमारा कर्ण क्या हो जाएगा? AB। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। तो साइन आई बटे में साइन आर, B1T बटा में AB बटे में V2T बटे में AB। AB से आपका AB कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन आई बटे में साइन आर बराबर V1T बटे में AB क्रॉस AB बटे में V2T। AB से आपका AB कैंसिल आउट हो जाएगा, T से आपका T कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचने वाला है? साइन आई बटे में साइन आर बराबर V1 बटे में V2। अब आप सभी को रिलेशन पता होना चाहिए। जो वेग होता है वो अपवर्तनांक का जस्ट क्या होता है? मतलब उल्टे से चलते हैं बच्चों। उल्टे का मतलब क्या है? यदि यहाँ V1 लिखिए चाल, तो अपवर्तनांक लिया जाएगा अपोजिट साइड का। यदि चाल ली गई है V2 तो अपवर्तनांक लिया जाएगा अपोजिट साइड का। तो यदि मान लीजिए चाल मान लीजिए बच्चों सघन माध्यम की है तो फिर आपको अपवर्तनांक लेना होगा विरल माध्यम का। ऐसे बच्चों ये रिलेशन चलता है। तो ये रिलेशन आप सभी जानते होंगे। तो V1 बटा V2 के स्थान पर हम N2 बटा में N1 लिख सकते हैं। N2 बटा में N1 का मतलब है N21, जिसका मतलब है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो साइन आई बटे में साइन आर बराबर N21। यही क्या है बच्चों? स्नेल का नियम है। तो हम कह सकते हैं अतः सिद्ध होता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ऐसे बच्चों आप हाइगन के सिद्धांत से आप अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 को। 45 के अंदर बच्चों A और B क्वेश्चन है, नहीं 2 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है विश्रांति काल के संदर्भ में एक कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि आपको Vd बराबर माइनस का E टॉर अपॉन M वाला फॉर्मूला सिद्ध करके बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बच्चों आपको कैसे करना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है अपवहन वेग की गणना। ये आपको बच्चों प्रूव करना है। उत्पत्ति कैसे करोगे? ये आपका एक चालक तार है जिसको हमने एक बैटरी से और एक कुंजी मान लीजिए, इसको के डॉट कर दीजिए, यानी कि कुंजी क्या है? ऑन अवस्था में है। माना जब चालक विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग क्या माना? U1, U2, U3 और क्या है लास्ट में U1 है। यानी कि जब आपने इस चालक तार को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में नहीं रखा था तो इनके वेग इतने थे बच्चों। किनके? इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग। और आप सभी को पता है जब भी चालक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होता है तो उसके अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते हैं, जिसके कारण जो परिणामी वेग है वो आपको क्या आता है? शून्य आता है। तो इसलिए आपका जो परिणामी वेग है औसत वेग वो क्या आ गया भाई? 0 आ गया। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। उसके बाद जब चालक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग मानते हैं हम क्या है? V1, V2, V3 डॉट डॉट क्या है? Vn
है। तो जो अंतिम वेग है बच्चों, इसका मतलब जब आपने चालक को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दिया तो चालक क्या करने लग गए, गति करने लग गए। किस सिरे से, माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर, यानी कि माइनस सिरे से, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगे। और कौन से वेग से गति करेंगे, अपवहन वेग से गति करेंगे। तो जो औसत वेग रहेगा वो कौन सा वेग रहेगा आपका, अपवाह वेग, यानी कि अपवहन वेग रहेगा। तो v1 v2 v3 प्लस डॉट डॉट vn बटे में n, जो औसत है आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, vd के बराबर हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब आपको बात करनी है बच्चों गति की समीकरण की। तो गति की जो प्रथम समीकरण होती है वो v बराबर u प्लस में क्या होती है, at होती है। पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें उसका वेग मान लेते हैं v1 है, प्रारंभिक वेग मान लेते हैं u1 है, त्वरण आपका रहेगा a, t क्या है आपका समय, और यहां इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं। तो उनमें कौन सा काल आएगा भाई, विश्रांति काल। तो हमने क्या मान लिया, टोर 1। सेकंड के लिए v2 u2 और टोर 2, v3 u3 और टोर 3, ऐसे हमने n वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर ली। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान को रख दिया। तो देखिए रखने के बाद क्या होगा, यहां पर u1 प्लस में a टोर 1 ऐसे रख देंगे, बटे में क्या चल रहा है आपका n चल रहा है। उसके बाद सारी संख्याएं ऊपर की बच्चों प्लस में है, तो हमने u1 u2 u3 और u1 को एक साथ लिया और n का डिवाइड कर दिया। उसी प्रकार इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें से हमने एक कॉमन लिया, टोर 1 प्लस टोर 2 प्लस टोर 3 प्लस में टोर n बटा में n। ये क्या है, विश्रांति कालों का औसत है। और इस विश्रांति काल के औसत को हमने क्या मान लिया, टोर मान लिया। और समीकरण 1 से बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेगों का क्या है, औसत है, इसलिए ये 0 हो गया। ए टोर बचा यहां से। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। ए यहां से आप निकालोगे तो F बटा में m। F है फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। क्यों क्या है आपका आवेश, यहां पर कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो माइनस का E बटे में m। भाई फोर्स है QE, क्योंकि जी क्या आ गया, माइनस का E, तो माइनस का E अपॉन में m। आपका यहां से a का मान निकल आएगा, a के मान को आप कहां रख दोगे, यहां पर रख दोगे, तो vd आ जाएगा माइनस का E टोर अपॉन में m। ऐसे बच्चों आपको इस डेरिवेशन को करना था। अब देखते हैं इसका हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ताप बढ़ने पर किसी धातु की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है प्यारे बच्चों, रो बराबर होता है फॉर्मूला 2m बटा में ne² टोर। यह जो प्रतिरोधकता होती है वो श्रांति काल यानी विश्रांति काल क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसमें आपको लिखना है अर्थात किसी चालक की प्रतिरोधकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अर्थात श्रांति काल का मान कम हो जाता है, अतः चालक की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ऐसे बच्चों आपको इसके अंदर लिखना है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 46 है ना आपका 46, इसको फिलहाल आप छोड़ दीजिए। इसको मैं बाद में आप सभी को एक प्रॉपर वीडियो दूंगा बच्चों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपको समझाना पड़ेगा डिटेल से, काफी शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आपको एक स्पेशल वीडियो मिलने वाला है, इसीलिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, तब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। आपसे कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पर लिखना है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर हमने एक विद्युत द्विध्रुव को रखा हुआ है। ये माइनस का क्यू आवेश है और ये प्लस का क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2a है और थीटा कोण पर ये रखे हुए हैं। प्लस आवेश है, विद्युत क्षेत्र हमारा इधर है, तो जो प्लस आवेश होता है उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और जो माइनस आवेश होता है उस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। इसके बच्चों बारे में मैंने थोड़ी सी आपके सामने हिंदी लिख रखी, इसको आप पढ़ सकते हो। आप यहाँ पर पाओगे कि जो लगने वाला बल है ना वो परिमाण में समान और दिशा में क्या है, विपरीत है। तो एक दूसरे प्रभाव क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, जिसके कारण जो परिणामी बल आने वाला है नेट बल वो क्या रहेगा,
0 रहेगा। लेकिन दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है वो अलग अलग होने की वजह से बच्चों ये विद्युत द्विध्रुव क्या करेगा, बलाघूर्ण उत्पन्न करेगा, यानी घूमना प्रारंभ कर देगा। तो बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुणा दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो बल कितना लगेगा भाई, क्यों ही दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी ये दोनों बलों के बीच क्या है, लंबवत दूरी कितनी है, OB है भाई, कितनी है, OB। तो यहां पर आपका OB आ जाएगा। अब आपको बात करनी है समकोण त्रिभुज ABO से। क्यों बच्चों, क्योंकि हमें OB का मान निकालना है। तो ये आपका OB रहा, कोण के सामने वाली भुजा लंब, पता क्या है आपको, कर्ण। तो क्या लगा दोगे भाई, साइन लगा दोगे। तो साइन लगा दीजिए। तो आप यहां पर क्या लगा दोगे, साइन लगा दोगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है OB, कर्ण कितना है 2a। तो OB बराबर आ जाएगा 2a साइन थीटा। तो यहां पर OB के स्थान पर आप जमा दोगे 2a साइन थीटा। फिर आप क्या करोगे, 2a और q को एक साथ ले लोगे, E साइन थीटा। 2a डॉट q की वैल्यू क्या है, P है। तो टोर बराबर आ जाएगा P साइन थीटा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है बच्चों सेकंड में, वो पूछ रहा था कि अधिकतम बलाघूर्ण कैसे आप, मतलब कौन सी कंडीशन में आप अधिकतम बल बता पाओगे। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो बच्चों, देख लीजिए, क्वेश्चन भी देख लीजिए आप एक साथ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। पूछ रहा है विद्युत द्विध्रुव का अनुभव किया गया बलाघूर्ण अधिकतम कब होगा। तो अधिकतम कब होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो अधिकतम कब होगा, अधिकतम बलाघूर्ण की अवस्था जब विद्युत द्विध्रुव लंबवत रखा हो, अर्थात कोण कितना बन रहा हो, 90 डिग्री। यानी कि आप उसको विद्युत क्षेत्र में कैसे रखो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। तो कितना बल लगने वाला है, अधिकतम लगेगा। तो देख लीजिए आप साइन 90 यहां जमाते हो, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो टोर बराबर P, जो क्या है आपका मैक्सिमम है, जो आपका क्या है अधिकतम होगा। ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब देखते हैं हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर क्या है, नामांकित चित्र का उपयोग करके गैल्वेनोमीटर की संरचना और कार्य प्रणाली का वर्णन आपको करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको बताना है गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो आपको लिखना है इसके अंदर, यह एक ऐसी युक्ति है जिससे परिपथ में धारा का मान व दिशा ज्ञात की जाती है। फिर आपको स्ट्रक्चर बनानी है किसकी, गैल्वेनोमीटर की। ये क्या है भाई, आपका एक मान के चलिए जैसे कि डिब्बा नहीं होता ना बच्चों, डिब्बा होता है ना नरम लोहे का। किसका है भाई, ये नरम लोहे का क्या है, एक डिब्बा मान लीजिए। इस पर क्या है, तांबे के तार लपेट कर क्या है, कुंडली बनाई गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, एक फांसवर ब्राउज का क्या है, तार है बच्चों, ठीक है। और इस पर क्या है, स्प्रिंग लगी हुई है, जो साइकिल वाली स्प्रिंग होती है ना, इस टाइप से बच्चों स्प्रिंग लगी हुई है दोनों तरफ। याद रहे एक अपोजिट है, दूसरी क्या है, इसके भी अपोजिट है, ऐसा नहीं कि दोनों एक तरफ है। फिर इनको क्या है, कील की सहायता से यहाँ पर गाड़ दिया जाता है। यहाँ पर क्या है, अवतलाकार चुम्बक लगी हुई है बच्चों। इसके सिद्धांत की बात की जाए तो सिद्धांत आप पढ़ सकते हो। यदि किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर बलागुण लगता है। क्या लगेगा भाई, इस पर बलागुण लगता है। बलागुण का मान होता है टोर बराबर बीना साइन थीटा। तो यदि आपको बलागुण का मान मैक्सिमम चाहिए तो आपको एंगल कितना बनाना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री आपको एंगल बनाना होगा। इसलिए थीटा का मान 90 आप जमाते हो तो टोर बराबर आ जाएगा बीना, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दोगे फर्स्ट। अब बात की जाए तार में बलागुण की, तार में कितना बलागुण लगा, तो जो एठन होता है बच्चों, टोर एठन क्या होता है, टोर एठन या टोर रिवर्स आप इसको कहोगे। ये आपका किसके इक्वल होता है, फाई के। फाई क्या है आपका, एठन कोण भाई। जितना आप इसको एठन कोण जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई, इसमें एठन आने वाली है, मतलब उतना ज्यादा घूमने वाला है बच्चों, सीधी सी बात है। तो जो यहाँ समानुपाती का हटाते हो आप चिन्ह, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है C, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दो। C का मतलब है यहाँ एठन गुणांक या एठन नियतांक, और फाई है आपका एठन कोण। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करनी है, क्योंकि ये भी टोर के बराबर है और ये भी टोर के बराबर है। ये बच्चों आपका क्या है, बलागुण है, ये आपका क्या है, टोर रिवर्स है। यानी कि ये आपकी कुंडली घूमी तो ये इसको अपोजिट घुमाने का प्रयास करेगा। दोनों को यदि संतुलन अवस्था की बात की जाए तो समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर देंगे, तो बीना बराबर C फाई आ जाएगा। यहां से आप धारा का मान निकालोगे,
क्योंकि गैलोमीटर का काम क्या है बच्चों, धारा का मापन करना है, तो धारा का मान निकालोगे तो C5/BNA। यानी कि बच्चों आप कह सकते हो यहां से जो धारा है ना वो फाई क्या है, समानुपाती है, ऐंठन कोण के क्या है, समानुपाती है। जितना ज्यादा ऐंठन आएगा बच्चों उतनी आपकी धारा बहने वाली है। इस क्वेश्चन को बच्चों आपको ऐसे डील करना था। तो आई होप कि बच्चों आपको ये पूरा मॉडल पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें 9024796410 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। गैस पेपर लेने के लिए भी आप हमसे इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हो। यदि चैनल पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए फिर हम लेकर आएंगे मैथ के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, केमिस्ट्री के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, बायोलॉजी के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो आपकी क्लास काफी जबरदस्त होने वाली है बच्चों। क्लासों को जो पीडीएफ है आपको कुछ समय बाद व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो फटाफट जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।